क्या आपने कभी ऐसा मौका देखा है जिसे देखकर लगा हो ये तो सच होने के लिए बहुत अच्छा है? आपने शायद उस मौके के बारे में बारीकी से पढ़ा होगा, सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और फिर ये सोचकर इंतज़ार किया होगा कि काश ये सच हो जाए। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ जो आपने शायद पहले भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, लेकिन अब मैं खुद इसे महसूस कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और लगे कि वो सच हो ही नहीं सकती, तो शायद वो सच नहीं होती। अब मैं यहाँ हूँ, इस डेस्क पर बैठकर 9 घंटे तक सुरक्षा कैमरे देखता हूँ, फिर घर जाता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने ये क्यों मान लिया कि ये ज़्यादा पैसे वाली और आसान दिखने वाली नौकरी बिना किसी चाल के हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि जब मैंने ये ऑफ़र देखा तो क्यों उन सारे रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज कर दिया जो साफ दिख रहे थे। मैं सोचता हूँ कि क्यों मैंने ये मान लिया कि मैं वाकई में इतना भाग्यशाली हूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं इंटरनेट पर समय बिता रहा था और साथ ही स्थानीय नौकरी वेबसाइट भी देख रहा था। तभी अचानक एक नई जॉब लिस्टिंग दिखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो एक सिंपल सी सुरक्षा की नौकरी थी। बस रात में दरवाजे बंद करने हैं, कैमरों पर नज़र रखनी है और अगर कुछ गलत दिखे तो कंपनी को कॉल करना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस काम के लिए 500 रुपये प्रति घंटे देने की बात की गई थी। इतना ज़्यादा पैसा देखकर मुझे शक हुआ, ख़ासकर तब जब उस कंपनी के बारे में इंटरनेट पर कोई ढंग की जानकारी नहीं थी। उनकी वेबसाइट पर सिर्फ कुछ संस्थापकों की फ़ोटो और बिल्डिंग की तस्वीरें थीं, पर यह नहीं बताया गया था कि कंपनी असल में करती क्या है। फिर भी मेरे पास 1 साल पहले की गई ट्रेनिंग की योग्यता थी और एक रात में 4 से 5,000 रुपये कमाने का मौका बहुत लुभावना लग रहा था, भले ही वो असली ना हो। मैंने सोचा चलो रिज्यूमे भेज कर देखता हूँ क्या होता है। आश्चर्य की बात यह थी कि आवेदन भेजने के 1 घंटे बाद ही मुझे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। बातचीत थोड़ी अजीब थी, जैसे उस इंसान को कभी लोगों को नौकरी पर रखने का अनुभव ही नहीं था। उसकी आवाज़ घबराई हुई लग रही थी, एक और चेतावनी का संकेत। लेकिन फिर भी मैं यही सोच रहा था, शायद ये असली हो, और अगर नहीं भी हुआ तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। फ़ोन पर बातचीत कुछ इस तरह थी। हेलो, क्या मैं किशन जी से बात कर रहा हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। उसने कंपनी का नाम बताया। मेरा नाम आनंद महाजन है। मैं एचआर का प्रमुख हूँ और पहले सिक्योरिटी हेड भी था। मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी कंपनी में आवेदन दिया है। फिर वो रुक गया। मैं इंतज़ार करता रहा कि वो आगे बोलेगा, लेकिन जब कुछ देर तक चुप्पी रही तो मुझे लगा कि शायद वो बोलना भूल गया या कुछ छुपा रहा है। मेरे आवेदन के बारे में क्या? मैंने पूछा। ओह, हम चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आएं। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगे। क्या आप 2 घंटे में इस पते पर पहुंच सकते हैं? उसने पता बताया। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे लगा या तो ये कोई धोखा है या फिर उन्हें जल्दी से किसी को काम पर रखना है, शायद आज रात के लिए ही। अगर ये दूसरा मामला होता तो मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा पैसे की बात भी कर सकता हूँ। मैंने वहीं सोच लिया कि पहले इंटरनेट पर उस पते को देखूंगा। अगर कुछ अजीब या गलत लगा तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मैंने कहा। लेकिन मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही आनंद ने फ़ोन काट दिया।
2 घंटे बाद मैं अपने शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक बाउंड्री के अंदर बनी 2 बिल्डिंग्स वाली जगह पर पहुंच गया। वहाँ ज़्यादा बोर्ड या नाम नहीं लगे थे, लेकिन इमारतें ठीक ठाक हालत में थीं। मैंने अपनी पुरानी कार को पार्किंग में अंदर ले जाकर खड़ा किया। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। बाद में समझ में आया क्यों। पूरी पार्किंग में सिर्फ एक और कार खड़ी थी। मैं बाहर निकला और सामने की एक बड़ी सी एक मंजिला बिल्डिंग की ओर गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, रिसेप्शन का डेस्क खाली था और मैंने नोटिस किया कि पंखे पर धूल जमी थी। नौकरी की वेबसाइट पर कोई ईमेल नहीं था और आनंद ने भी एक प्राइवेट नंबर से कॉल किया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो कुछ मिनट वहीं छोटी सी लॉबी में बैठकर इंतज़ार करता रहा और आसपास के माहौल को गौर से देखने लगा। एंट्री गेट पर एक कांच का दरवाज़ा था और सामने की पूरी दीवार फर्श से छत तक कांच की बनी थी। कांच के बाहर धातु के शटर लगे थे और अंदर एक कंट्रोल पैनल दिख रहा था। रिसेप्शन डेस्क सामने की दीवार के पास थी। कमरे के दोनों तरफ 8 कुर्सियां थीं और 2 छोटी कॉफ़ी टेबल जिन पर कुछ पुरानी मैगज़ीन रखी हुई थी। बाईं ओर एक छोटा सा गलियारा था जिसमें दोनों तरफ एक एक दरवाज़ा था। ये गलियारा एक भारी बिना रंग वाला धातु का दरवाज़ा तक जाता था, जिस पर अजीब निशान बने थे, जैसे कुछ रगड़ के निशान हो। उस बाहरी दरवाजे को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी। तीनों दरवाज़ों पर छोटी छोटी खिड़कियां थीं जिनमें जाली लगी थी और अंदर से वो काले कपड़े या किसी गहरे रंग की चीज़ से ढंकी हुई थी। दाईं ओर एक और हॉल था। अजीब बात यह थी कि मुझे उसकी लंबाई याद नहीं आ रही। मैं आम तौर पर छोटी छोटी चीज़ें याद रखता हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। क्या वहाँ दोनों तरफ 4 दरवाजे थे या 2 या शायद 16? मुझे यह भी याद नहीं कि वो हॉल सच में कितना लंबा था, और यह बात मुझे और ज़्यादा असहज कर रही थी। मैंने दाईं ओर वाले गलियारे के अंत में नहीं देखा। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक और लंबा गलियारा था जो जाकर एक टी जंक्शन पर ख़त्म हो रहा था। बाईं तरफ पहला दरवाज़ा भूरे रंग की धातु का था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सिक्योरिटी ऑफिस। करीब 1 मिनट बाद एक आदमी सामने के दरवाजे से अंदर आया। माफ़ कीजिए, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं रेहान भाटिया हूँ, HR ह्यूमन रिसोर्सेज प्रमुख, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज़ और अंदाज से लग रहा था कि वो घबराया हुआ है। उसने मेरी आंखों में 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक नहीं देखा। जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो उसकी हथेली ठंडी और पसीने से भरी हुई थी। मैं किशन हूँ, न्यूमैन, मैंने कहा, और फिर थोड़ी देर रुककर उसकी बातों की सच्चाई परखने का सोचा। मैंने फ़ोन पर आनंद महाजन नाम के आदमी से बात की थी। उसने कहा था कि वो HR का प्रमुख है। रेहान ने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला, मिस्टर न्यूमैन, हमारी कंपनी को तुरंत एक नए सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत है। आज सुबह ही पिछले 2 गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी है और हम एक रात भी बिना निगरानी के नहीं निकाल सकते। हमने आपको जल्दी से जल्दी बुलाया ताकि आप आज सूर्यास्त से पहले काम शुरू कर सकें। समय कम है, इसलिए हम सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। अगर आप अब भी काम शुरू कर सकते हैं तो आप सीधे नौकरी पर रखे जा सकते हैं। वेतन 500 रुपये प्रति घंटा होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये एक गोपनीयता समझौता NDAA है। इस पर साइन करें और आप काम शुरू कर सकते हैं। मुझे उसका यह दबाव डालने वाला तरीका अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस बात से मुझे यकीन हो गया कि मेरी सोच सही थी। वो लोग बहुत जल्दी में थे और शायद किसी अस्थायी कर्मचारी की तलाश में थे,
और मैं इतना अच्छा वेतन छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मुझे जो एनडीए गोपनीयता समझौता दिया वो काफ़ी लंबा था। मैंने ज़्यादातर हिस्सा स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें वही आम बातें होती हैं, कंपनी के रहस्यों को बाहर न बताने जैसी बातें। मैंने दस्तखत किए और रेहान के साथ सुरक्षा कार्यालय में चला गया। ओरिएंटेशन बहुत छोटा और आसान था। ये चाबियों का गुच्छा है। एक से सुरक्षा कार्यालय का दरवाज़ा खुलेगा, दूसरी से ज़्यादातर ऑफिस के दरवाजे। ये शटर कंट्रोल की चाबी है। इससे सामने की खिड़कियों पर लगे शटर कंट्रोल होते हैं। ये आपकी मैगलाइट टॉर्च है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसे डंडे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ऑफिस में बंद रहें और अगर कुछ अजीब दिखे तो हमें कॉल करें। आपको बस यहीं बैठकर कैमरा फीड पर नज़र रखनी है। कोई गश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बाहर होंगे तो कोई और कैमरे नहीं देख पाएगा। हम वर्दी नहीं देते, बस अपनी शर्ट पर ये बैज लगा लीजिए। सामने का दरवाज़ा ही एकमात्र दरवाज़ा है जो अभी खुला है। बाकी सारे बाहरी दरवाज़ों और लंबे गलियारे में जो ऑफिस हैं उन्हें नज़रअंदाज करें। बस जाकर सामने के गेट को बंद कर दें। बस इतना ही करना है। मैंने डेस्क पर रखे कंपनी के लोगो वाले सफ़ेद ब्रोशर की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये ब्रोशर किस लिए है? रेहान थोड़े परेशान लगने लगा और बोला, ओह, अपनी शिफ्ट के दौरान इसे पढ़ लेना। वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रहा था और जल्दी से वहाँ से निकल गया। उसने यह भी नहीं देखा कि क्या मुझे और कुछ पूछना है। फिर वह बाहर गया, अपनी कार में बैठा, जो वहाँ अकेली खड़ी थी मेरी कार के अलावा, और जल्दी से वहाँ से चला गया। मैंने तुरंत अपना काम शुरू किया। बाहर गया, गेट बंद किया, सामने के शीशे के शटर नीचे किए और मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अंदर आकर खुद को सुरक्षा ऑफिस में बंद कर लिया और ब्रोशर खोल लिया, और वहीं से चीज़ें अजीब होने लगीं। ब्रोशर में मुझे कंपनी की नीतियों का लंबा और उबाऊ दस्तावेज़ पढ़ने की उम्मीद थी, जैसे चोरों या गड़बड़ करने वालों से कैसे निपटें वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्रोशर में बस एक ही पन्ना था। जो उस पन्ने पर लिखा था उसे पढ़कर मुझे समझ आया कि यह नौकरी सच में बहुत अच्छी लग रही थी, और अब मुझे डर लगने लगा है। कंपनी में आपका स्वागत है। सुरक्षा गार्ड को अपनी सुरक्षा के लिए नीचे दिए गए 10 नियमों का पालन करना ज़रूरी है। नियम 1, लंबा गलियारा प्रतिबंधित है। अगर गलती से आप वहां पहुंच जाएं, तो बिना भागे चुपचाप वापस आ जाएं। नियम 2, लंबे गलियारे को ज़्यादा देर न देखें। अगर कैमरे में वह दिखे तो कैमरा बंद कर दें। नियम 3, छोटे गलियारे के अंत का दरवाज़ा कभी मत खोलना। नियम 4, बिल्डिंग 2 में जाना मना है, उसे सिर्फ कैमरे से देख सकते हैं। नियम 5, अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो सिर्फ मुख्य दरवाजे से जाएं। नियम 6, 2:17 पर कॉफ़ी मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। इससे पहले उसके नीचे एक कप ज़रूर रख दें। जब उसमें तरल गिर जाए तो कप को सुरक्षा ऑफिस के बाहर रख दें, दरवाज़ा बंद कर दें और 2:37 से पहले दरवाज़ा न खोलें। नियम 7, 4:01 से लेकर 3 मिनट के बीच ऑफिस से बाहर मत निकलें। नियम 8, अगर किसी अनजाने हिस्से से महिला की आवाज़ सुनाई दे तो छोटे गलियारे के बाईं ओर का दरवाज़ा खोलें, लेकिन अंदर न जाएं जब तक वह आवाज़ ना कहे। उसके चेहरे को मत देखना,
अगर दरवाज़ा खोलने पर पुरुष की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत ऑफिस में वापस आ जाएं। नियम 9, अगर आपको लगे कि आप खतरे में हैं तो ऑफिस में रख के फ़ोन से दिए गए नंबर पर कॉल करें। सुबह सूरज उगने से पहले पुलिस या किसी आपात सेवा को फ़ोन मत करना। नियम 10, किसी भी हालत में सूरज उगने से पहले इस बिल्डिंग को छोड़ने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ पूरी रात रुकने के बजाय बिना पैसे लिए वापस चला जाना पसंद करता, लेकिन दिए गए निर्देशों से साफ है कि मुझे सुबह तक यहीं रहना होगा। उम्मीद है कि मेरी किस्मत साथ दे। समय 2:15 हुए थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि ऐसा कह देने से कोई अपशगुन नहीं होगा। मैं ऑफिस के अंदर ही रहा और समय बिताने के लिए सुरक्षा कैमरों की फीड देख रहा था और इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा था ताकि घबराहट थोड़ी कम हो सके। 2 मिनट में डेमन कॉफ़ी वाला वक्त आने वाला है। कप पहले से अपनी जगह पर रखा हुआ है। उम्मीद है सब सही रहेगा। समय 3:30 हुए थे। कॉफ़ी कप जो मैंने बाहर रखा था वो अब गायब हो चुका था। जब मुझे दरवाज़ा बंद रखने के लिए कहा गया था, उसी दौरान मुझे दरवाजे पर खटखटाने और नाखून जैसी किसी चीज़ से खरोंचने की आवाज़ें सुनाई दीं। हालांकि मैं कैमरे पर कुछ नहीं देख पाया क्योंकि दरवाजे वाला कैमरा अचानक लंबे गलियारे को दिखाने लगा और मुझे नियम के अनुसार उसे बंद करना पड़ा। ऑफिस के कोने में एक अजीब सी छाया है, बाकी की छायाओं से ज़्यादा गहरी और अजीब। मैंने उस पर अपनी टॉर्च मारी, लेकिन वह हटी नहीं। नियमों में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला। मैं बस हर थोड़ी देर में यह देखता रहता था कि यह कहीं हिल तो नहीं रही। अभी तक मुझे किसी महिला की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने बिल्डिंग 2 की कैमरा फीड में कुछ बार किसी इंसान जैसी आकृति को देखा। पर जब ध्यान से देखने की कोशिश करता था तो वो गायब हो जाती। अब मुझे पूरा यकीन है ये जगह किसी भूतिया चीज़ से भरी हुई है। मैं बहुत घबरा गया था। करीब 3:45 पर मुझे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। मैं 4:03 तक उसे अनदेखा करने की सोच रहा था, लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ और अजीब होती गई कि मेरे कानों में दर्द होने लगा और मुझे हार माननी पड़ी। महिला की आवाज़ कुछ फुसफुसा रही थी, किसी अनजान भाषा में। वह मेरे बाएं ओर से शुरू हुई और धीरे धीरे दिशा बदलती लग रही थी, जैसे वह चल रही हो। मैंने सोचा था कि मैं 4:03 तक इंतज़ार करूंगा और तब जाकर दरवाज़ा खोलूंगा, लेकिन जो आवाज़ धीरे धीरे फुसफुसाहट के रूप में शुरू हुई थी वो इतनी तेज़ हो गई कि कानों में दर्द होने लगा। वो आवाज़ जैसे हर दिशा से मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में बस वही सुनाई दे रही है। तब मुझे ध्यान आया कि अभी तो उसे बोलना शुरू किए, बस 2 ही मिनट हुए हैं। कमरे के अंदर की बातें मुझे थोड़ी धुंधली याद हैं, लेकिन मैं इतना साफ साफ याद कर सकता हूँ कि एक डेस्क थी और उसके दोनों ओर 2 कुर्सियाँ रखी थीं। कमरे में बहुत अंधेरा था। बीच का हिस्सा तो इतना काला था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक महिला उस डेस्क के दूसरी ओर बैठी थी और उसने इशारे से मुझे सामने बैठने को कहा। जब मैं अंधेरे में चल रहा था तो कुछ अजीब लगा। मेरे कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और मेरी सारी इंद्रियां जैसे सुन्न हो गई थीं। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, मुझे एक पुरुष की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत दुखी लग रहा था। मैंने पीछे देखे बिना तुरंत दौड़ लगा दी और सुरक्षा ऑफिस में वापस चला गया। उस कमरे में मैं 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक सका। 4:01 से 4:03 के बीच जो हुआ उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। जब मैंने कैमरे की फीड देखी
मुझे अब भी नहीं पता कि मैंने सच में क्या देखा था, पर इतना पक्का है कि वो इंसान नहीं था। वो चीज़ थोड़ी बहुत इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उससे कुछ बड़ी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसे देखना और अब उसे याद करना मेरे अंदर एक ऐसा डर भर देता है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है अब मैं कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। वो अजीब सी चीज़ लंबे हॉलवे से दौड़ती हुई लॉबी की तरफ आई। फिर वो छोटे हॉलवे के आखिरी छोर पर बने बाहर के दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने कुछ अजीब और अनजानी चीज़ों से उस दरवाजे पर वार किया। मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि अगर वो मुझ पर वार करती तो मैं उसी पल मर जाता। लेकिन उसने दरवाज़ा छोड़ दिया और फिर सुरक्षा कार्यालय के बाहर वाले गलियारे में इधर उधर दौड़ने लगी। मैं कैमरों पर देख रहा था। वो बाएं दौड़ रही थी, फिर दाएं, और फिर अचानक उसने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखें नहीं थीं। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन जैसे ही वो कैमरे की तरफ मुड़ी, मैं वहीं जम गया। ऐसा लगा कि वो मुझे घूर रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब और अनजानी भावना थी, जैसे ज़बरदस्त जिज्ञासा और फिर अचानक गहरी नफ़रत। ऐसा लगा जैसे वो मुझे मार डालना चाहती हो। मुझे अंदर से एहसास हुआ कि यह जीव मुझे खोजते हुए हमेशा दौड़ सकता है, आग और नरक से भी गुजर सकता है, जब तक कि वो मुझे मार न दे। मैं उससे कभी नहीं बच सकूंगा। वो मेरे मरने तक मेरा पीछा करता रहेगा। फिर उसने कैमरे की ओर देखा और अपना चेहरा नोच डाला, और अचानक वो ऑफिस के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। जब जब वो दरवाजे से टकराता, ऐसा लगता जैसे उसका रूप बदल रहा हो। उसकी चीखें जितनी अजीब और गैर इंसानी थीं, अब धीरे धीरे थकी हुई और निराश लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर आने की बहुत ज़रूरत थी, जैसे उसे मेरी बुरी तरह ज़रूरत थी। और बस यही दरवाज़ा था जो उसे रोक रहा था। ये मजबूत धातु का दरवाज़ा जो इंसानों ने बनाया था, वही उसे उस एक चीज़ से दूर रखे हुए था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा चाह थी। जैसे जैसे दरवाज़ा ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगा, उस प्राणी की चीखें भी ज़्यादा तेज़ और भयानक होती गईं। मुझे लगा अब दरवाज़ा टूट ही जाएगा। मुझे यकीन हो गया था कि मैं अब यहाँ से बच नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को मरने के लिए तैयार किया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। चीखें बंद, आवाज़ें बंद, सब कुछ। मैंने समय देखा, 4:03। जैसे ही मुझे लगा कि वो प्राणी चला गया है, मैंने कैमरे चेक किए। सब ठीक लग रहा था। फिर मैंने ब्रोशर खोला और ऑफिस में रखे फ़ोन से इमरजेंसी नंबर डायल किया। फ़ोन बहुत देर तक बजता रहा, फिर किसी ने उठाया। लगता है आज की चीख सुन ली, आनंद महाजन ने कहा। मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता चला? वो हर रात एक ही समय पर बाहर आता है और ठीक 2 मिनट बाद चला जाता है। कृपया सिर्फ तब कॉल करें जब कुछ ऐसा हो जो ब्रोशर में लिखा नहीं है। मैंने पूछा, क्या वो अब चला गया है? मुझे लगा वो मुझे घूर रहा था। जो आदमी उसकी आंखों में देखता है, उसका क्या होता है? क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? लेकिन उसने एक शब्द भी बोले बिना फ़ोन काट दिया। मैंने घबराकर कमरे के कोने में मौजूद उस परछाई को देखा। वो अभी भी वहीं थी, हिली नहीं थी, और अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी भारी महसूस हो रही थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार टॉयलेट ब्रेक तभी लूँगा जब मुझे कॉफ़ी लेनी हो, और अगली बार
जब मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा तो मेरी शिफ्ट पूरी हो चुकी होगी। बिल्डिंग 2 में एक काले रंग की आकृति बार बार कैमरे की फीड में नजर आती थी, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता वो गायब हो जाती। कई बार तो ऐसा लगा कि कैमरे बिल्डिंग 2 के ऐसे हिस्से दिखा रहे हैं जो पहले वहाँ थे ही नहीं। मेरे हॉलवे में एक ऑफिस का दरवाज़ा कभी कभी खुद ब खुद खुलता और बंद होता। हर बार मुझे डर लगता था। 5:55 सभी विषम नंबर वाले कैमरों जैसे कैमरा 135 ने लंबा गलियारा दिखाना शुरू कर दिया और मुझे तेज़ी से उन्हें बंद करना पड़ा। मैं कसम खा सकता हूँ कि कुछ कैमरों में दूर कहीं एक धुंधला बिना आंखों वाला चेहरा भी दिखा। जैसे जैसे सुबह नज़दीक आने लगी, मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की घड़ी और दीवार पर लगी घड़ी में लगभग 16 मिनट का फ़र्क था। मैंने तय किया कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक धीमी घड़ी यानी मोबाइल की घड़ी यह ना दिखा दे कि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और न ही उस चीज़ से दोबारा मिलना चाहता था जो सूरज उगने से पहले यहाँ किसी के जाने पर नाराज़ हो सकती है। 6:30 पर कैमरा 4 ने लॉबी में एक आदमी को दिखाया जो देखने में ठीक मेरी तरह था। कद, बालों का रंग, सब कुछ। उसने कैमरे की तरफ देखा और उसका चेहरा मेरा ही था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। 6:57 पर कैमरा 6 जो छोटे गलियारे की तरफ देखता है, उसने भारी धातु के दरवाजे को करीब 20 सेकंड तक कांपते हुए दिखाया। 7:13 पर रिसेप्शन डेस्क के पास रखी कुर्सी अचानक गिर गई। 7:15 पर वही कुर्सी फिर सीधी हो गई और उस पर जमी धूल से ऐसा लगा मानो उसे कभी छुआ ही नहीं गया। 7:32 पर कैमरा 16 ने बिल्डिंग 2 में एक ऐसा गलियारा दिखाया जो बिल्डिंग के नक्शे के हिसाब से वहाँ नहीं होना चाहिए था। 7:50 पर रिसेप्शन पर रखे पुराने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे धूल में कुछ अजीब चिन्ह या किसी अनजान भाषा के अक्षर दिखाई दिए। 8 बजे वे चिन्ह गायब हो गए। कमरे के कोने में जो डरावनी परछाई थी वो भी चली गई। अब सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के शटर से अंदर आने लगी थी। मेरी शिफ्ट 9 बजे ख़त्म होनी थी और आप पक्के तौर पर मान सकते हैं कि मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहता था। जब मैं ऑफिस से बाहर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरी नज़र एक बार फिर उस लंबे गलियारे की तरफ गई। मैंने कोशिश की कि वहाँ न देखूं, लेकिन मेरी नज़र खुद ब खुद घूम गई बहुत दूर, शायद 100 गज, शायद बस कुछ कदम। एक चेहरा था, लेकिन वहाँ दूरी मायने नहीं रखती। उसके पास आंखें नहीं थीं, बस त्वचा में गहरे गड्ढे थे जैसे किसी ने आंखें निकाल दी हों, और वो मुझे देखकर मानव जैसे दांतों से मुस्कुरा रहा था। बहुत ज़ोर लगाकर मैंने अपनी नज़र हटाई, दरवाज़ा खोला, गेट पार किया और इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि अगर पुलिस देखती तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त कर लेती। मैंने ऑफिस की चाबियाँ दरवाजे के सामने फेंक दी। जैसे जैसे मैं दूर भागता गया, मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ मुझे देख रही है, जैसे उसकी नज़र मेरे सिर के पीछे जली जा रही हो। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, ये एहसास थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं। अब तक मैं न सो पाया था, न कुछ खाया था। मैंने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वेबसाइट गायब है।
इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिली। मैप्स पर उनके दिए पते पर कोई कंपनी नहीं है। नौकरी साइट्स पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छी बात ये रही कि मैंने ब्रोशर से उनका इमरजेंसी नंबर लिख लिया था, लेकिन जब मैंने उस पर कॉल किया तो सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैसेज मिला, यह नंबर अब सेवा में नहीं है। अगली सुबह मुझे एक चेक मिला। उस पर कोई भेजने वाला नाम या पता नहीं था, बस एक छोटा नोट लिखा था, ये आपकी रात की शिफ्ट का भुगतान है। हमें लगता है आप अगली शिफ्ट के लिए वापस नहीं आएंगे। यदि आपको किसी तरह का असर महसूस होता है तो वह अगले कुछ दिनों में खुद ब खुद चला जाएगा। हमारी कंपनी में काम करने के लिए धन्यवाद। रिहान भाटिया, प्रोजेक्ट लीड। मुझे नहीं पता कि मैंने किस मुसीबत में कदम रख दिया था, और अब मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। उस कंपनी का नाम बिल्कुल किसी असली डरावनी संस्था जैसा लगता था। अगर ये वैसा ही कुछ है तो मैं इन सब से बहुत दूर रहना चाहूँगा। अब मैं एक बात कभी नहीं भूलूंगा, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वह सच में वैसी नहीं होती। और अब मैं कभी भी किसी संदिग्ध नौकरी के लिए हाँ नहीं कहूँगा।